दोस्तों, एक बार फिर गेसु संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पुनीत भटनागर, और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती एक ऐसी हस्ती आज हमारे साथ मौजूद है इस गेसु संवाद में, जिनका साथ पाकर हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोशी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गेसु संवाद के इस मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। Thank you, Puneet, and all other friends who have rather forced me to be on Samvad. Thank you very much for inviting me. It's my pleasure and honor also. सर, ये सचमुच एक बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि महीनों से एक लगातार मांग बनी हुई है कि जो हमारे देश के जो संस्थान हैं, बड़े संस्थान हैं, जैसे कि BARC, इसरो, कैट, DRDO, इनमें कार्यरत हमारे जो गेसुआइट्स हैं उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया भर में फैले हुए हमारे गेसु के दोस्तों से बात करते हैं, पर अभी तक ऐसा मौका मिला नहीं। शायद इसके पीछे बहुत सारी पॉलिसीज होंगी, क्योंकि आप लोग इतने महत्वपूर्ण कार्य में जुटे रहते हैं कि हमेशा इस तरह से आकर बात करना संभव नहीं हो पाता। पर आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो सर, एक बार फिर आपका स्वागत, और थैंक यू। बात शुरू की जाए। बिल्कुल पुनीत, थैंक यू वेरी मच अगेन। तो सर, आप एक डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं, तो जब हम एक साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं तो शायद फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू करना चाहिए, वापस पीछे जाना चाहिए। कुछ भी अज्यूम नहीं करूंगा आज मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करूंगा, आपसे पूछूंगा, आपसे जानूंगा। तो हालांकि आपका बायोडाटा हमने पढ़ा है, हालांकि बहुत कुछ आपके बारे में सुना है, लेकिन फिर भी कुछ भी अज्यूम न करते हुए मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि सर, आपकी शुरुआत अगर हम पीछे लौटें तो कौन से शहर से हुई, कहाँ आपका बचपन बीता, कुछ बताएं। जी हाँ, मेरे फादर मेडिकल ऑफिसर थे स्टेट गवर्नमेंट में, और उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। सो माय इनिशियल स्कूलिंग वाज इन खंडवा, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, और उसके बाद में माय फादर मूव टू सनावत, तो मैं भी उनके साथ साथ में सनावत, उसके पहले बुरहानपुर, सनावत, and then after completing my middle school, then I joined Malar Ashram, which is a boarding school at that time. Malar Ashram इंदौर में। Okay. So class 9th to class 11, I did my schooling from Malar Ashram. तो मैं ये समझ रहा हूँ सर कि शुरुआत आपकी कहीं ना कहीं बुरहानपुर, खंडवा से हुई, और आपके पिताजी का ऐसा जॉब था जहाँ ट्रांसफर होते रहते थे, तो कई जगह की मिठाई आपने खाई होगी। क्योंकि बुरहानपुर का जब नाम आता है तो सबसे पहले मेरे जहन में वहाँ की मिठाई आती है। बिल्कुल। और हमारे गेसु में कई मित्र हैं जो बुरहानपुर से हैं। अच्छा। और उन सबको भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आप भी उनके नगर से, उनके शहर। जी हाँ, जी हाँ। तो मुझे बताइए, एक तो आपने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का नाम लिया, जी हाँ, पर आपने सनावत का भी नाम लिया, और भी कई छोटी जगहों में आपके जी हाँ रहे होंगे। जी हाँ। तो वहाँ पे किस तरह के स्कूलों में आपकी पढ़ाई हुई? वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, उन गवर्नमेंट स्कूल में एंड मोस्टली हिंदी मीडियम में मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ, टिल इवन मिडिल स्कूल तक हिंदी मीडियम रहा मेरा। अच्छा। जी हाँ। और फिर आप मल्हार आश्रम में आए इंदौर में। जी हाँ। तो आपके फादर भी इंदौर में आ गए थे उसमें? नहीं, उस समय तो वो सनावद में थे। Okay. उसके बाद में अगेन ही मूव बैक टू खंडवा, पर मैं फिर मलार आश्रम में आया था। इट वाज ए फुल बोर्डिंग स्कूल। ओके। फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है वो। अच्छा, या हुआ करता था उस जमाने में। तो कहने का मतलब यह है कि जो अनुभव लोगों को कॉलेज में आने के बाद मिलता है, घर से दूर जाने का, कहीं अकेले रहने का, वो आपको स्कूल के वक्त ही मिल गया, या फुल टाइम दोस्तों के बीच में रहने का। हाँ, ठीक है। ओके। तो ये मल्हार आश्रम में दिन कैसे बीते, वहाँ के कुछ अनुभव बताना चाहेंगे क्या?
चूंकि वो फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल था, हाँ, और काफी एक्टिविटीज हुआ करती थी उनकी, फिजिकल डेवलपमेंट, इट्स अ सेमी मिलिट्री स्कूल काइंड ऑफ थिंग। ये जो होलकर्स ने स्टार्ट किया था अपने, मोस्टली अपने स्टाफ के लिए किया था उन्होंने। सो और वहाँ पे हम लोगों के बीच में इवन जो स्कॉलर स्टूडेंट्स भी आते थे, और कई स्टूडेंट्स आसपास के जो विलेजेस हैं इंदौर के आसपास के, वहाँ से भी आते थे, जो कि बोर्डिंग स्कूल था ये। सो वहाँ पे हर प्रकार का लोगों से एक बिग क्रॉस सेक्शन केम अक्रॉस लोगों के उसमें। सम ऑफ देम वर स्कॉलर्स फ्रॉम एमपी एजुकेशन सिस्टम, उनको फ्री एजुकेशन होता था वहाँ पे, और काफी एक्टिविटी होती थी सुबह से। अर्ली मॉर्निंग वी यूज्ड टू गो फॉर अ परेड। एज आई सेड, सेमी मिलिट्री स्कूल था, तो परेड की शुरुआत होती थी 5:30 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आपने मुझे मेरे सैनिक स्कूल की याद दिला दी। हम सुबह 4 बजे उठकर वहाँ पर बस तो वही है। जी हाँ। तो मलारा भी एक सैनिक स्कूल की तर्ज पर बना हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका बेसिक थीम वही था। जो इनके होलकर, इनके जो थे यहाँ पे जो होलकर राजा थे, उनके जो अपने स्टाफ के जो लोग थे पहले, उनके लिए शुरू किया था उन्होंने। उनको वो वाला इन्वायरमेंट देना था उनको कि एक डिसिप्लिन लाइफ कैसे शुरू करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सैनिक स्कूल की तर्ज पर बना था, तो वहाँ पर तो बहुत सारे स्पोर्ट्स भी होते होंगे। जी हाँ, हॉकी फुटबॉल तो एक रेगुलर होता ही था। ओके। और इसके अलावा मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ वहाँ पे कुश्ती में। क्या इंडियन स्टाइल रेसलिंग जो होती है अपनी अखाड़े में, लाल मिट्टी के अखाड़े में, मिट्टी के अखाड़े में लंगोट लगा के दंगल टाइप होता था वो, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था। सर ये तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, और हमारे सब सुनने वालों के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग होगा। 2-3 बातें हैं। आप हॉकी खेलते थे? हॉकी और फुटबॉल दोनों में खेलता था। ओके। नहीं, क्योंकि फुटबॉल तो आज भी कई लोग खेलते हैं, लेकिन हॉकी उस जमाने में अपने उच्च मुकाम पर था। और हॉकी खेला जाता था स्कूलों में, कॉलेजों में खेला जाता था। स्पेशली मिडिल स्कूल में जब बुरहानपुर में थे हम लोग, तब तो रेगुलर खेलते थे। और मलाशम के आने के बाद में कभी हॉकी कभी फुटबॉल। और वैसे भी काफी पीटी वगैरह होती थी, तो फिजिकल एक्सरसाइज काफी होती थी सुबह से। तो सर मुझे दंगल में थोड़ा सा बड़ा एक इंटरेस्ट आ रहा है अभी, क्योंकि क्या हुआ जब हम आपके बारे में सोचते हैं कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और इतनी बड़ी एक साइंटिफिक संस्था को हेड करते थे, तब मन में, दिमाग में जो एक छवि बनती है, वो छवि बनती है कि बस एक बड़े बड़े चश्मे वाला कोई बंदा होगा जो दिन रात मशीनों में और किताबों में घुसा रहने वाला बंदा होगा। लेकिन अब कुश्ती लड़ते थे, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं वो एक मिथक भी टूट रहा है कि साइंटिस्ट तो इस तरह के होते हैं। तब वो स्कूल लाइफ में वो जो कंसेप्ट ऑफ साइंटिस्ट नहीं होता है। यू हैव टू एंजॉय, I mean I was enjoying being in hostel. I was enjoying that boarding school life. और वो उस कुश्ती लड़ने से एक तो एक बॉन्ड डेवलप होता है लोगों के साथ में। बिल्कुल। स्पोर्ट्स भी अगेन ऑफ कोर्स इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग बॉन्ड। सो लोगों के साथ में यू आर जेलिंग वेल विद योर कलीग्स एंड योर अदर स्टूडेंट्स। और वो जो एक गुरु चेले का जो संबंध है, वो भी वहाँ पे स्थापित होता है। यस। तो मुझे अब एक चीज और बताइए कि कुश्ती तो मैं समझ गया, और आई थिंक दैट्स व्हाई आप इतने फिट लग रहे हैं अभी भी, आज भी। थैंक्स, आई विल टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज़ आप इतने फिट लग रहे हैं। और तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर मैं ढूंढना चाहूँ कि ये जो साइंटिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या कोई तत्व साइंस के आपके भीतर थे स्कूल के जमाने में, मैं जानना चाहता हूँ। तो वहाँ पे कोई स्कूल के जमाने में, हाँ स्कूल के जमाने में मोस्टली जो फिजिक्स एक्सपेरिमेंट होते थे, फिजिक्स लैब होती थी, उससे मैं काफी सॉर्ट ऑफ अट्रैक्ट हुआ था और काफी एंजॉय करता था मैं, स्पेशली फिजिक्स एक्सपेरिमेंट को। और वेदर चाहे नॉर्मल हमारा यंग्स प्रिंसिपल प्रूव करने को हो, या
स्मॉल जो चीजें होती थी उस समय अपने हाई स्कूल फिजिक्स की, वो बड़ा उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। ओके, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स फैसिनेट करता था। फिजिक्स फैसिनेट करता था जी। तो बहुत खूबसूरत। तो अब मुझे ये बताइए कि मलार आश्रम में कुश्ती लड़ते लड़ते तो और साथ में एक अलग शहर में रहना, माता पिता से दूर रहना, उसकी भी कोई लर्निंग ऐसी थी वहाँ? यस यस, एक तो एक सेल्फ डिपेंडेंसी जब आप रहते हैं बोर्डिंग स्कूल में एंड देन मूविंग इन अ कम्युनिटी, तो कम्युनिटी लिविंग एंड सेल्फ डिपेंडेंसी विद सर्टेन डिसिप्लिन, वो सीखने को मिलता है। कुश्ती इनिशियल एक आध साल के तक रही वो, उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे स्टडी 10th में 11th में व्हेन द स्टडी टुक ओवर, तो वो सब चीजें धीरे धीरे कम हो गई थी, काफी कम हो गई थी। 11th में तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी वो। तो तब ये था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है और मार्क्स चाहिए अच्छे, सो देन द प्रेशर केम। तो मुझे बताइए कि क्योंकि आपके परिवार में बहुत सारे इंजीनियर थे। मैं पहला इंसान था जो मेरे परिवार में जिसने मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके हाई स्कूल किया था। बाकी चूंकि फादर मेडिकल फील्ड में थे, तो बाकी जितने ब्रदर्स थे उन्होंने सबने बायोलॉजी लेके किया था। और तो मुझे चूंकि इंजीनियरिंग में थोड़ा सा रुझान था, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मलार आश्रम में घर से दूर रहकर थोड़ा इंडिपेंडेंस आया, थोड़ा फियरलेसनेस आया, डर खत्म हो गया। लेकिन सर, कितना भी डर खत्म हो जाए, जब आप बबूल खिड़ी में प्रवेश करते हैं तब थोड़ा सा डर तो लगता है। तो जब आप आए वहां पर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में गेसू में, तब कैसा लगा आपको, कैसा आपका अनुभव? शुरू में तो 75 में जब हम लोगों का एडमिशन हुआ तो इमरजेंसी चल रही थी। अच्छा, इट वाज अ कोल्ड रिसेप्शन। वो जो फियर जो सुना था उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, वो एकदम देखने को नहीं मिला। अच्छा, हाँ। सीनियर्स थोड़े दूर रहते थे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से। इमरजेंसी का टाइम था। बट जैसे इमरजेंसी खत्म हुई तो हम लोगों का पूर्ण रूप से स्वागत हुआ। अच्छा, तो जैसा होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब पहला साल तो आराम से गुजर गया, लेकिन वो जब मेरे ख्याल से 77 में इमरजेंसी खत्म हुई, उसके बाद सेकंड ईयर समटाइम इन सेकंड ईयर, तो सीनियर्स ने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को परिचय कराया। ओके, वो तो हमारी परिपाटी रही थी उस जमाने में उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की। ओके, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि तो कैसा लगा आपको, मतलब ये दौर कैसा दौर था उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में? वो कुछ जो रातें होती थी वो तो थोड़ी सी तकलीफदायक होती थी। बट उससे ऐसा कुछ बहुत फियर नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा रेसलिंग की आदत थी। तो कहीं पे ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ जो कि शायद मेरे को साइकोलॉजिकली इट कुड हैव अफेक्टेड मी। थोड़ी सी थी। और चूंकि 5 ब्रदर सिस्टर्स थे और मैं इनफैक्ट लोअर साइड में था, तो घर में भी अच्छी पिटाई हो जाती थी। और फिर यहाँ पे भी कोई ज्यादा तकलीफ हुई नहीं। तो ऐसा ही लगा जैसे हम परिवार में ही हैं। बट फिर देन उनके साथ में एक बॉन्डिंग बना। एक बॉन्डिंग जब ये होता है तो फिर हमारे सीनियर्स के साथ में जो पहले दूर रहते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिड तक, फिर उनसे जान पहचान होने लगी। तो मुझे एक चीज और बताइए, तो आप शहर में रहते थे या हॉस्टल में रहते थे? फर्स्ट ईयर में मैं शहर में था और सेकंड ईयर ऑनवर्ड मैं हॉस्टल में आया था। ओके, तो कोई याद है हॉस्टल के, कोई दोस्त आपको याद है अभी? हॉस्टल में कई दोस्त थे। मेरे एक परमानेंट रूममेट थे फ्रॉम सेकंड ईयर टू फाइनल ईयर, दिलीप ठाकरे। ओके। और वो मेरे स्कूल फ्रेंड भी थे। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में खंडवा में हम लोग साथ में थे सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में। तो हम लोगों का पुनर्मिलन हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में आके। एंड देन उसके अलावा काफी लोग थे वहाँ पे, जैसे एक पांडे थे, पटेरिया थे, बादल तालुकदार थे, और एक वर्मा जी थे, काफी लोग थे।
और हॉस्टल में वो चूंकि बेस में इकट्ठे होते थे सब कॉलेज, कुछ मैकेनिकल के कुछ साथ में थे, बाकी दूसरे डिसिप्लिन के भी सेकेंड ईयर के बाद में तो खैर फिर अलग अलग हो जाते हैं हम लोग। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब चूंकि आप खिलाड़ी थे तो कॉलेज में भी खेल होते ही होंगे। कॉलेज में बैडमिंटन और कभी कभी हॉकी खेल लिया करते थे हम अपने मैकेनिकल जो हमारी लैब्स थी उसके सामने जो ग्राउंड था वहां पे कभी कभी हॉकी खेलते थे। और जो बॉयलर हाउस हुआ करता था उस जमाने में, जब तक शायद बॉयलर नहीं आया था, तो वहां पे बैडमिंटन चलता था। ओके, तो मुझे बताइए कि कॉलेज के दिनों की कुछ यादें हैं कि कॉलेज का क्या प्रभाव आपकी जिंदगी पर, आपके करियर पर रहा, वहाँ के कुछ टीचर्स थे जो आपको अभी भी याद हो? कॉलेज के टीचर्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग रहता था, तो वहाँ पे रावत जी थे जिनको हम मजाक में उनके पीछे बोलते थे हॉलीडे रेसनिक, जो कि वो फिजिक्स की बुक पढ़ाते थे। सानी साहब थे, बेरगे साहब थे, सानी साहब केमिस्ट्री में थे, काफी जोक मारते थे क्लास में। बेरगे साहब थे। उसके बाद में जब फिर हम लोग का थर्ड ईयर से जब मैकेनिकल डिसिप्लिन शुरू हो गया तो डीडी अग्रवाल साहब थे और एक लपालीकर साहब थे जो ड्राइंग पढ़ाते थे। स्थापक साहब हमारे एचओडी हुआ करते थे उस जमाने में। कोठारी साहब थे, व्यवहारे साहब थे। सर आपको तो सब याद है? मतलब काफी लोगों के नाम याद है। आज इतने बरस बाद, मेरे ख्याल से कुछ 40 साल हो गए होंगे। 1980 में आपने पास आउट किया। तो मुझे एक चीज और बताइए सर कि तो यहाँ कॉलेज में आपने कुछ बनाया, कुछ अलग किया जिससे पता चले कि हाँ देखिए ये साइंटिस्ट, ये बंदा साइंटिस्ट बनेगा, ये साहब साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसी कोई खबर मिलती थी? बहुत डिस्टिंक्ट तो नहीं था वो, बट हाँ प्रोजेक्ट वर्क में जो हम लोगों का वर्कशॉप हुआ करता था उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था। हम लोगों के कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स थे उसमें हम लोगों ने काम किया था। ऑटोमोबाइल्स का जो चूंकि अपनी लैब थी वहां पे कुछ इंजन के मॉडल वगैरह थे, उनको देख के इंटरेस्ट आता था। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट भी रावत साहब बड़े स्ट्रिक्ट थे उस जमाने में, पता नहीं शायद आप लोगों के टाइम पे थे कि नहीं थे, पर उनकी लैब को हमारे लैब में कुछ इधर से उधर नहीं कर सकते आप। सो वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बट काफी उनसे सीखने को मिला। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स तो आपके अंदर था और उसके प्रति दिल में लगाव था। और स्पेशली जो हॉलीडे रेसनिक जो किताब हुआ करती थी वो उसको पढ़ के बड़ा इट वाज वेरी फैसिनेटिंग। जो हमने हाई स्कूल में जो फिजिक्स पढ़ी थी और जो कंसेप्ट इसमें समझने को मिले थे कॉलेज में आके, उससे काफी अंतर पड़ा। तो सर एक चीज बताइए, आजकल के जमाने में मेकर्स मूवमेंट चलते हैं, टिंकरिंग लैब्स होती हैं, तो आपने कभी वर्कशॉप में जाके इस तरह की गतिविधियां की, कुछ बनाया जिसका कॉलेज के जो हमारे असाइनमेंट्स होते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन खुद अपने दम पर कुछ करने की कोशिश की? जी हाँ, फोर्जिंग में काफी इंटरेस्ट आता था हम लोगों ने, और चूंकि मैं थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड था तो मैंने वहां पे डंबल बनाया था एक। अच्छा। सैंड मोल्ड बना के उसमें आयरन का एक डंबल बनाया था, वो शायद आज भी कहीं पर घर में पड़ा हुआ है मेरे। क्या बात है। तो आई थिंक दैट फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट सम लेवल। यस। ओके। तो मुझे आप सर अब ये बताइए कि तो मुझे समझ में आप बनाने का कुछ इच्छा होती थी, कुछ करते थे, पर अभी भी जो लोग सोचते हैं कि अरे अगर कोई साइंटिस्ट है इसका मतलब तो वो दिन रात साइंस में डूबा रहता होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। साथ में एक चीज मुझे और बताइए कि उस जमाने में कई अलग अलग कॉलेजों के बीच में कभी कभी झड़प होती थी, झगड़े होते थे, वो भी आपने देखे कभी? उसमें सीधे पार्टिसिपेट किया है। अरे क्या बात कर रहे हैं। कुछ मेरे बेचमेट को याद होगा जो हॉस्टल में थे उस जमाने में कि माधव कॉलेज जो देवास गेट पे हुआ करता था, और वहां से कुछ झगड़ा हुआ था हम लोगों के कॉलेज के साथ में। और फिर हम लोग अपना बस भर के गए थे वहां पे। जो उस समय जो हमारा बस स्टैंड बन रहा था और वहां पे काफी सामान मिल गया था फेंकने के लिए। तो फिर वो माधव कॉलेज के ऊपर फिर हम लोगों ने बमबारी की थी। तो वो दोनों तरफ से
दोनों तरफ से चली थी 1-2 घंटे के लिए, और फिर पुलिस आ गई थी तो फिर सब लोग भागे अपने अपना। वो भी अनुभव, वो भी अनुभव। और मेरे ख्याल से प्रोजेक्टाइल का एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही हम समझ सकते हैं। जी हाँ। और मैं सब दोस्तों को यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ जो हमको सुन रहे हैं, कि हम जब जोशी सर को सुन रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि हम किसी वैज्ञानिक से बात कर रहे हैं? इतने जॉली हैं, इतने हंसमुख हैं, और जब हमने उनकी कहानी सुनी तब वो कहानी भी वैसी है जैसे हम सबकी कहानी। तो कहीं ना कहीं सर एक मिथ टूट रहा है कि वैज्ञानिक तो ऐसे ही होते हैं। एंड आई थिंक आज के दिन के लिए ये एक बहुत बड़ी समझ है। और जो मैंने शुरू में बोला कि अगर मैं अज्यूम कर लेता तो शायद बहुत घाटे में रहता, ये सब बातें हमको पता ही नहीं चलती। तो अब मुझे बताइए कि, और जाहिर है आप पढ़ने में अच्छे थे, आपके कुछ जो मित्र हैं उन्होंने कुछ वीडियोस बनाए पिछले 2-3 दिनों में, अगर आपने देखे हैं। हाँ, कुछ देखे हैं मैंने। और उन्होंने कहा कि सबसे टॉप तो नहीं रहते थे, लेकिन आप जो भी लैब वर्क वगैरह करते थे, जो भी रिपोर्ट बनाते थे, वो बड़ी उत्कृष्ट हुआ करती थी, मतलब वर्ड है उत्कृष्ट हुआ। कहीं ना कहीं एक धारा अंडरकरेंट चल रहा था, जो आज आप कर रहे हैं उसका एक अंडरकरेंट चल रहा था, लेकिन शायद उस वक्त लोगों को पता नहीं था। अब मुझे आप बताइए। वो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट ज्यादा हुआ करता था कि उस चीजों को समझूं, अच्छे से समझूं, और उनके पीछे का जो बेसिक लॉजिक है उसको थोड़ा से अच्छे से समझूं, और उसमें थोड़ा ज्यादा मैं अपना फोकस रखूं। एंड उसकी मुझे काफी हेल्प मिली। और जब मैं बीआरसी के इंटरव्यू के लिए गया इंजीनियरिंग करने के बाद में, और 1.5 घंटा इंटरव्यू चला, और पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, तो क्या गेसू से निकलकर आप सीधे बीएआरसी चले गए? नहीं, आप किस तरह गए? आप मैं इमीडिएटली जब मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया तो इट वाज सितंबर मंथ, हम लोगों का एग्जाम लेट हुआ था, और मुझे अनदर 10 डेज के अंदर मुझे ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर का जॉब मिल गया था देवास में, गजरा गियर में। हाँ, तो मैंने एज अ ट्रेनी वहाँ ज्वाइन किया था। बट चूंकि दिमाग में कुछ और था, इनिशियली मैं आर्मी में जाना चाहता था। अच्छा। एक यूनिफॉर्म एक दिमाग में काफी अट्रैक्ट करती थी। आई यूज्ड टू फील एनी यूनिफॉर्म पर्सन, आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड कि यार ये क्या, तो उसके प्रति थोड़ा सा लगाव था। तो हम लोग मेरे अपने जो मित्र थे, हम लोगों के साथ में हम लोग एसएसबी की तैयारी करना शुरू की थी 4th ईयर ऑनवर्ड, 4th ईयर फाइनल ईयर हमने ट्राई किया था एसएसबी के अंदर जाने के लिए। अच्छा। और लगा कि मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा, सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक मिल जाएगी, वी स्टार्ट गेटिंग सम मनी। तो कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ और था, वहाँ जाने की इच्छा थी। कितनी बार ट्राई किया आपने एसएसबी? मैंने 3 बार ट्राई किया था। अच्छा, इतना 4th ईयर फाइनल ईयर। हाँ जी, वो चाहत इतनी गहरी थी। जी हाँ, चाहत इतनी गहरी थी। जी हाँ। सो 4th ईयर फाइनल ईयर, और फिर आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग फिर एक बार ट्राई किया था मैंने। ओके, लेकिन सर हाँ, फिजिकली तो निकल जाते थे, पर कहीं ना कहीं लगता था वी आर नॉट कमिंग इनटू द ब्रैकेट। वो विंडो में नहीं घुस पा रहे थे। मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि मैंने भी पीएबीटी टेस्ट पास किया है एक बार। अच्छा। हाँ, और लेकिन उसके बाद मैं भी, आप तो काफी फिट हैं, दंगल लड़ते थे, मैं तो उस जमाने में ये सब करता भी नहीं था, मेडिकल में से निकला नहीं, मतलब विंडो छोड़िए, मैं दरवाजे में भी नहीं जा पाया। पर अब मुझे बताइए कि आपको शायद बनना तो वैज्ञानिक था, देश को जरूरत वहाँ सरहद पे नहीं थी, लेबोरेटरी। This is something, your destination, you're destined for something. So वो आता है, आप ट्राई करते रहिए, पता नहीं कौन सा दरवाजा खुल जाए आपका। तो उसी प्रकार जब वो नहीं हुआ तो मैं कई जगह जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। मैं आपको एक चीज बता सकता था जो मुझे लगता है कि शायद अगर वहाँ पे हो भी जाता तो शायद आप मिलिट्री में किसी वहाँ लेबोरेटरी में काम करते और शायद वहाँ पे कुछ साइंटिफिक काम करते, माइट बी पॉसिबल। क्योंकि हाँ, नहीं, सही बोल रहे हैं आपने। एंड यदि अपॉर्चुनिटी मिलती तो कई डिफेंस सर्विसेज के लोग बीआरसी में हम लोगों के साथ में ट्रेनिंग में रहते हैं।
हाँ हाँ डिफेंस में नेवी दोनों जगह पे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दे कम एंड जॉइन बीआरसी ट्रेनिंग स्कूल, सो सर्विसेज के लोग भी आते हैं। तो सर अब बीआरसी में आपने एग्जाम दिया, हाँ आप इंटरव्यू के बारे में कुछ बता रहे हैं, अब बताइए। हाँ नहीं, तो इंटरव्यू जब बीआरसी का हुआ था तब जितना भी कॉलेज में पढ़ा था वो सब चीजें काफी अच्छे से चूंकि थी, तो उससे काफी मदद करी टू क्लियर द बीआरसी इंटरव्यू, क्योंकि मोस्टली दे वर आस्किंग फंडामेंटल क्वेश्चंस, ना कि जैसे दूसरे इंटरव्यू होते थे या टेस्ट होते थे जिसमें कि कई चीजें पूछते हैं, पर यहाँ पे सीधे वो एक कंसेप्ट देखते हैं, मतलब उस जमाने में आपका इंजीनियरिंग कंसेप्ट देखते हैं, और वो एंड देन ऑफ कोर्स द बेसिक साइंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक साइंस वो देखते हैं, तो वो समहाउ क्लिक हुआ। ओके। और वहाँ एडमिशन हो गया 1 साल की ट्रेनिंग के लिए, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड साइंस। दैट्स द ओनली प्लेस उस समय हुआ करती थी जहाँ पे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग मिलती थी। और तो ये बीएआरसी का जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे फिर आपका दाखिला? जी हाँ 81 की बैच में मैं वहाँ पे एडमिशन हुआ मेरा। और मेरा ख्याल है सर कि 1975 में भारत ने पोखरण में बहुत बड़ा एक विस्फोट किया था, न्यूक्लियर विस्फोट किया था। तो कहीं ना कहीं पूरा देश न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा था। जी हाँ। तो वो दिन वहाँ बहुत एक्साइटिंग दिन रहे होंगे? काफी थे, और चूंकि 74 में एक्सप्लोजन हुआ था अपना पोखरण का, पोखरण 1, और उसके बाद में काफी चैलेंजेस डिपार्टमेंट के ऊपर आए थे। हम लोगों का जितना भी इंपोर्ट हुआ करता था साइंटिफिक इक्विपमेंट, क्योंकि हर साइंटिफिक इक्विपमेंट मटेरियल अपने देश में नहीं बनता था उस जमाने में, तो हम लोगों को कई चीजें इंपोर्ट करना होती थी, तो उसके कारण इंपोर्ट एम्बार्गो लग गया था, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट पे। एंड अगेन दैट वाज अगेन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सो जिसके कारण वो चैलेंजेस थे इंजीनियर्स पे और जो साइंटिस्ट लोगों पे कि वी शुड डेवलप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। तो आप जो गेसू में पढ़ के निकले और वहाँ पे बीआरसी में जो ट्रेनिंग हुई, इसमें क्या फर्क था सर? कुछ फर्क था? बीआरसी की ट्रेनिंग जो है वो एज आई सेड कि इट्स एन ओरिएंटेशन कोर्स फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जो सब्जेक्ट्स हम लोगों ने इंजीनियरिंग में नहीं पढ़े थे, इंजीनियर्स के लिए स्पेशली वो सब्जेक्ट्स थे, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, रिएक्टर फिजिक्स, रिएक्टर इंजीनियरिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैकेनिकल में नहीं पढ़ते हैं आप लोग, वो पढ़ाते हैं। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन के एस्पेक्ट्स जो कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए जरूरी होते हैं, डिजाइन बाय कोड, लाइक एएसएमई कोड, एक स्पेसिफिक कोड होता है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। देन एनालिसिस जो होता है, डिजाइन बाय एनालिसिस, फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स वगैरह, थोड़ा डिटेल में, जो कि हम लोगों ने उस समय इंजीनियरिंग कोर्सेज में नहीं हुआ करती थी अपने। तो वो कई चीजें जो कि जो वर्किंग साइंटिस्ट, वर्किंग इंजीनियर्स जो कई सालों से करते आ रहे हैं, दे यूज्ड टू बी आवर फैकल्टी। तो बेसिकली दैट्स अ ट्रेडिशन, इट्स अ ट्रेडिशन देयर इन बीआरसी। वी डोंट गेट एन आउटसाइड फैकल्टी, द फैकल्टी कम्स फ्रॉम द बीआरसी इटसेल्फ। ओके। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है उसकी बात हो रही है। जी हाँ। मेरे ख्याल से जो मैं समझ रहा हूँ, साइंटिफिक बेस कहीं ना कहीं दी जा रही थी, क्योंकि इंजीनियरिंग और साइंस का जो डिफरेंस है, एडवांस साइंस का, वो तैयार हो रहा था। सो आपको मैकेनिकल इंजीनियर के अलावा दे विल मेक यू न्यूक्लियर फिजिसिस्ट आल्सो एंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। सो आपको एक ओरिएंटेशन मिलता है वहाँ पे, and it's a rigorous course where you almost earn 60 credit, almost double than in MTech credit is around 35. And उस समय हम लोगों को उस समय डिग्री नहीं मिलती थी MTech की, पर अब देने लगे हैं MTech की डिग्री। I think anybody who does 60 credits in a year deserves it. Who are undergone through the process will remember BRC training school. It's a rigorous exercise and the coursework. तो मुझे बताइए, अब इतनी रिगरस जो ट्रेनिंग हुई, उसके बाद आप बीआरसी में आपको जॉब मिल गया? जी हाँ, उसकी इमीडिएटली बाद में बीआरसी बॉम्बे के अंदर मुझको, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट सेंटर्स इन इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैज वेरियस सेंटर्स, तो हर सेंटर की अपनी वैकेंसी होती हैं।
and depending on the vacancy, which department requires an engineer or a scientist, तो उसकी वो निकलती है. And I opted for a technical physics department that time. क्या बात है. और technical physics में भी low temperature physics, low temperature engineering called cryogenics. So I was selected for that work. क्या बात है. तो मतलब उस वक्त एक तो फिजिक्स आपके साथ था जो आपके दिल में बसा हुआ था, और साथ में लो टेम्परेचर फिजिक्स थी, तो एक एडवांस सब्जेक्ट होता था. जी हाँ. तो जरा आप अपने अनुभव बताइए कि वो आपका पहला जॉब था, और आपने कहा कि एक एम्बार्गो लग गया था. जी. तो उस दौर में किस तरह के चैलेंजेस थे, और आपको पहला काम क्या मिला, जरा हम जानना चाहते हैं. Just after finishing my trade school, cryogenics में मुझको एक असाइनमेंट दिया था to develop a cryo refrigerator. Okay. एक आपने भी पढ़ा होगा अपने इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में कि एक स्टार्टिंग साइकिल हुआ करता था, which is also used as a automobile engine. And the same cycle when you use it in a reverse mode, जैसे कार्नोट साइकिल आप फॉरवर्ड करेंगे तो और रिवर्स करेंगे तो रेफ्रिजरेटर साइकिल हो जाता है. तो उसी में स्टार्लिंग साइकिल बेस एक क्रायो रेफ्रिजरेटर का चैलेंज मुझे मिला था बनाने का. कुछ प्रोग्राम था उनका कि वी शुड डेवलप इन इंडिजिनस refrigerator for producing liquid oxygen, which is 77 Kelvin is the you can say the boiling point of liquid nitrogen. And then of course beyond that should go for liquefying helium, which is 2.4 degree Kelvin. So हमारा प्लान ये था कि पहले हम एक क्रायो रेफ्रिजरेटर बनाएं which is able to produce a good amount of coal to liquefy air. So that was my project. And then air को आप distillation column में भेजेंगे तो you can separate nitrogen and oxygen. Okay. So वो क्रायो रेफ्रिजरेटर बनाने का जो काम मुझे मिला था, it was really mechanical engineering. As I said, it's something like an automobile engine, which was again my elective subject in college. तो कहीं ना कहीं कॉलेज में जो पढ़ा था वो काम दिया. बिल्कुल सर, बिल्कुल. एंड कॉलेज का चाहे फिजिक्स ले लीजिए, चाहे मैथमेटिक्स ले लीजिए, चाहे HMT ले लीजिए, हीट एंड मास ट्रांसफर, ये सब जब आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन कनेक्शन टू योर कॉलेज एजुकेशन. ओके. तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये काम मुश्किल था, क्योंकि जो आपने काम मुश्किल था, ये समझ में आ रहा है कि ये बड़ा टेक्निकल काम था, ये कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें थी, एम्बार्गो था तो बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती नहीं थी, बहुत सारे मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे. सही है. मशीनिंग कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी तो इसको हम क्या कहें, ये एक बड़ी सक्सेस थी आपके. हाँ, luckily within first 2 years I could liquefy air after completing that activity. And उसके कारण मुझको I got a chance to represent my work in an international conference. Okay. एक बैंगलोर ISC बैंगलोर में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे I read my first paper on this development activity, and immediately I got my first promotion on my performance. क्या बात है. So क्योंकि BRC में performance based promotion system होता है, so I got my first promotion in a minimum time, जो उनका एक minimum residential time होता है. So 2 or 3 batchmates of my training school got that promotion in 2 years. Okay. So I was lucky. तो मैं सर ये समझ रहा हूँ कि 2-3 चीजें हुई. स्कूल कॉलेज में जो पढ़ा वो काम आया, नंबर 1. दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो आपने काम किया दैट वाज सो सिग्निफिकेंट कि वो एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चुना गया, एक पेपर की तरह आपने जाकर पढ़ा. तो बेसिकली दैट वाज व्हेन एक साइंटिस्ट होने का एक फील आना शुरू होती है. तब फील आना शुरू जब आप एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग साइड में, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में इंडिया में बहुत कम वर्क होता है. बिल्कुल. मोस्टली देयर आर यूजर्स फॉर लो टेम्परेचर फिजिक्स, वो लोग ज्यादा होते हैं, तो उन कॉन्फ्रेंसेस में लो टेम्परेचर फिजिक्स पे ज्यादा डिस्कशन होता है. पेपर्स इंजीनियरिंग साइड में बहुत कम आते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट्स कम होता है. तो और दूसरी बात ये कि आपको बहुत फास्ट आपको एक प्रमोशन मिला, पहला प्रमोशन आपको बहुत जल्दी मिल गया. बहुत ज्यादा जल्दी मिल गया. तो उससे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि कई बार लोगों के दिमाग में धारणा होती है कि जो हमारे सरकारी संस्थान हैं ये तो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से चलते हैं, और जब लंबे समय के बाद लोगों का प्रमोशन होता है. बट आई थिंक
ये भी धारणा आज टूट रही है। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं तो उसका रिकॉग्निशन होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला आपने। स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, डीएई में होता है। ओके, मेरिट प्रमोशन स्कीम है हमारे यहाँ पे डीएई के अंदर। जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो मेरे ख्याल से इसरो में भी होगा, एक मेरिट प्रमोशन स्कीम होती है। So you have a minimum residential time, and after that there is no time. You may get in 2 years or you may get in 10 years. Okay. So कोई लिमिट नहीं है उसकी, जब तक कि परफॉर्मेंस आपका उस लेवल पे नहीं आता है। तो मैं एक चीज और समझ रहा हूँ, क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट काम था और आप नए थे, लेकिन आपने उसको अंजाम दिया, आपको प्रमोशन तो मिला, लेकिन जब प्रमोशन दिया जाता है तब साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो साथ में जुड़ी हो, बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ऐसी मिली होंगी जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रही होंगी मेरे ख्याल। जी हाँ, उसके बाद में जैसे 86, 84, 85 ऑनवर्ड मेरा पहला प्रमोशन 84 में हुआ था। 85 में इंदौर का जो सेंटर जो खुलने वाला था, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर रिपोर्ट बनना शुरू हुई थी। और वो चाहते थे कि इट रिक्वायर्स अ बिग स्पेस, क्योंकि ये एक एडवांस एक्सीलरेटर और लेजर का एक सेंटर बनना था, जो कि बीआरसी में लैंड स्पेस काफी कम थी, एंड दिस प्रोग्राम रिक्वायर्स ए लार्ज स्पेस। सो फिर उसको बाहर निकलना था, एक बीआरसी से बाहर निकलना था, तो दे सिलेक्टेड ए टीम ऑफ सम 25 पीपल, और उनको बोला था कि भाई आप लोग जाएं एंड स्टार्ट ए न्यू सेंटर। तो उसमें मैं था उस टीम में 86 में, जब हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि यू गो टू इंदौर। उसके पहले लैड आइडेंटिफाई हो गई थी कैट की, और कैट में आके आप एक नया सेंटर की नींव डालें। बिल्कुल, तो बेसिकली अगेन एक कॉन्सेप्ट है, अब आपको उसको जिंदा करना है। जी हाँ, एंड आई थिंक दैट्स अगेन इज अ वेरी एक्साइटिंग thing to happen to anyone who is in very early part of his or her career. Yeah. तो यहाँ पर जब आप इंदौर आ गए और सिर्फ 25 लोग थे और आपको एक बहुत बड़ा सपना था जिसको साकार करना था, तो वो दिन कैसे थे, वो अनुभव कैसा था? कुछ इनिशियली तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग था, बिकॉज बीआरसी छोड़ के मैं आया था। इट वाज अ वेल फर्निश्ड लैब विद लॉट ऑफ फैसिलिटी, लॉट ऑफ एक्टिविटी। एंड यहाँ पे चूंकि आए थे तो हम लोग एक सुख निवास पैलेस होता है यहाँ पे कैट के अंदर, जो होलकर उन लोगों ने बनाया था, वो आज से 150 साल पहले। दैट वाज ओनली बिल्डिंग व्हिच वाज स्टैंडिंग ऑन दिस पीस ऑफ लैंड। तो हम लोग अपना टेबल चेयर लेके आए थे, अपनी जो भी बुक्स थी वो लेके आए थे, और हम लोग उस पैलेस में बैठते थे। एंड देन आफ्टर दैट द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्टेड, लैब बनना शुरू हुई। सो इनिशियल फेज वाज रादर फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि फैसिलिटीज काफी, एक वेल एस्टेब्लिश्ड लैब छोड़ के हम लोग आए थे। सो काफी सब, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, इंडस्ट्री उतनी डेवलप नहीं थी इंदौर के आसपास। मैं समझ रहा हूँ कि एज ए साइंटिस्ट कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन होगा कि आता है, जो हम करना चाहते हैं वो तो कर नहीं सकते, लेबोरेटरी नहीं है। But again, it's a policy of department to start a new center. Somebody has to take the challenge. तो वो एक चैलेंज रहता है कि हमें एक नया सेंटर शुरू करना है। तो ये सेंटर की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मैंने बताया कि बीआरसी में चूंकि स्पेस की कमी है, और 2 एरियाज इनके जो आइडेंटिफाइड एरियाज थे रिसर्च के, एडवांस टेक्नोलॉजी के, और हाई पावर लेजर्स एंड पार्टिकल एक्सीलरेटर्स। ओके, सो उन 2 फील्ड के अंदर द स्पेस रिक्वायरमेंट बिकम्स वेरी लार्ज। तो उसके लिए इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि वी शुड सॉर्ट ऑफ ओपन अप न्यू सेंटर, और जहाँ पे हमको काफी जगह हो, जहाँ पे हम ये एक्टिविटी शुरू कर पाएं, एंड देन मेक ए नेशनल फैसिलिटी। ओके, तो कहीं ना कहीं नेशनल इंपॉर्टेंस का ये एक प्रोजेक्ट था। और जो तो आप जो बोल रहे हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर, मेरे ख्याल से इसकी बात करें, पार्टिकल एक्सीलरेटर की बात करेंगे? हाँ जी, जो हम कभी पढ़ते थे साइक्लोट्रॉन, उसकी बात करें? हाँ बिल्कुल। ओके, तो जो हमने किताबों में पढ़ा वो कहीं ना कहीं आप बना रहे थे, मतलब उसको? जी हाँ, उसकी डिजाइन प्रोसेस शुरू हुई थी कैट में आने के बाद में। सो इनिशियल फ्यू इयर्स उसकी डिजाइन हुई, जो हम लोगों के फिजिसिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, सब लोगों ने मिलके उस कंसेप्ट को पेपर पे निकाला पहले, एंड देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस एक्सीलरेटर टोटली इंडिजिनियस, एक्सेप्ट 1 or 2 कंपोनेंट्स। यदि कुछ हमारे
जो गेसुआइट्स हैं जिनको कि मौका मिला है कैट में विजिट करने का, यदि वो लोग प्रेजेंट हैं तो दे कैन रिमेम्बर कि जो हमारा एक्सीलरेटर है, पार्टिकल एक्सीलरेटर जो है, इट्स इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, 2 एक्सीलरेटर्स हैं यहाँ पे। एक इंडस 1 एक इंडस 2 है। So Indus 1 is a 750 MeV. I mean, it's 450 MeV synchrotron radiation source, and Indus 2 is 2.5 GeV, giga electron volt. When we say giga electron volt, is 10 to power 9, you can say, volt, which is highest in India. The only particle accelerators of this GeV range is existing in India. So ये जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे डिजाइन हुई है, डेवलप हुई है, कंपोनेंट्स डेवलप हुए हैं, कमीशन हुई है, एंड नाउ इट्स रनिंग सक्सेसफुल। क्या बात है सर, तो मैं ऑलमोस्ट 1999 से इट्स रनिंग सक्सेसफुल। मैं सर सबसे पहले सब गेसुआइट्स हम लोग रियली वी आर फीलिंग सो सेंस ऑफ प्राइड कि हमारे बीच में से आप वहाँ गए हैं और कुछ और दूसरे गेसुआइट भी वहाँ पर हैं। जी हाँ, जो रहे होंगे तो वहाँ पर हैं, और आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो देश की सर्विस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सब कर रहे हैं चुपचाप रह के, नेपथ्य में रह के, जिसका कोई शोर नहीं बजता, जिस कोई फोटो नहीं खींचे जाते, बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगते, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं सर उसको मैं सलाम करना चाहता हूँ। थैंक यू हम सब गेसुआइट्स की तरफ से। और जब आप कह रहे हैं कि वो एक इंडिजीनियस प्रोजेक्ट था, और मेरा ख्याल है कि हमारे DRDO में, इसरो में, सब जगह हमारे साइंटिस्ट करते हैं, दिलो जान से लगे हुए हैं और कुछ नया कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में ओरिजिनल काम तो इतना होता नहीं है, क्योंकि शायद मैंने कहा ना कि मैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया का आदमी हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शायद उसका विज्ञापन इतना नहीं होता, शायद उसको बताया नहीं जाता, और शायद इसलिए भी कि वो एक नेशनल इम्पोर्टेंस की काम है और हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए। तो मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये भी मेरे दिमाग में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने किया, तो कितने साल लगे सर इसको बनने में, बनाने में? ये 86 से शुरू हुआ था सेंटर, और धीरे धीरे टीम मेट बढ़ती गई, जो लोग इसमें काम कर रहे थे। इट्स अ बिग ग्रुप, और हम लोगों ने शुरू किया था 25 लोग थे, और उसके बाद में ग्रो होते होते ये सेंटर आज नियरली 1200 पीपल आर वर्किंग। क्या बात है, इट्स अ बिग टीम, इट्स अ बिग टीम वर्क। जो पौधा आपने लगाया था वो आज वो बरगद, हाँ नहीं, मैंने कई लोगों ने, जो कई और मित्र लोग थे, कई लोग टीम मेंबर्स थे जिन्होंने अलग अलग सब सिस्टम्स पे काम किया, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम किया। तो एक तो ये एक्टिविटी थी हमारी। दूसरी एक्टिविटी आने वाले समय में जो फ्यूचर एक्सीलरेटर्स हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है। हम लोगों का जैसे एक रोड मैप जैसा होता है कि इसके बाद में क्या है, अगला क्या है, आने वाले 10 साल बाद में क्या है, 20 साल बाद में क्या होगा। अच्छा। तो उसकी टेक्नोलॉजीज भी, एक्सीलरेटर रिलेटेड, लेजर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज भी कैट में बन रही हैं, और उसमें भी बिग टीम और बिग ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग सम ऑफ द जेसुइट्स आर वर्किंग। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा सर कि वो जो छोटा सा पौधे के रूप में कहीं सीड था, एक कॉन्सेप्ट था, वो आज हजारों हमारे वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इट्स अ बिग टीम एंड डेडिकेटेड टीम। इसमें मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता सकता, कि ये जब हम साइंस की बात करते हैं, प्योर साइंस की बात करते हैं, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तब इसके बहुत सारे स्पिन ऑफ्स भी होते होंगे जो बाजार में आते हैं, इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ऐसा भी कुछ हुआ है? काफी स्पिन ऑफ होते हैं, और हम लोग के डिपार्टमेंट में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की एक हर यूनिट में एक सेल होता है, जहाँ पे हम लोग जो टेक्नोलॉजी एज ए स्पिन ऑफ कहीं जा सकती है इंडस्ट्री में, सो उसका एडवर्टीजमेंट होता है हम लोगों की वेबसाइट पे, चाहे BRC हुआ, चाहे कैट हुआ। तो जो टेक्नोलॉजी कैन इजीली गो टू द इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री नीड्स इट, द कंट्री नीड्स इट, अदरवाइज वी आर इंपोर्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स। तो उस प्रकार की कई टेक्नोलॉजी जो एज ए स्पिन ऑफ रूप में थ्रू टेक्नोलॉजी सेल जाती है। एंड कुछ एग्जांपल उसमें एग्जांपल ये है कि लेजर बेस्ड कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलप हुए हैं, जैसे यूरेनियम डिटेक्टर
कई जगह पे पानी में यूरेनियम की मात्रा मिलती है और वो काफी नुकसान करती है जो लोग इसको पीते हैं पानी। तो पोर्टेबल वाटर है कि नहीं है, उसमें यूरेनियम की मात्रा ज्यादा है। कि पंजाब के कुछ जगह जगह पे लोगों को पानी में ट्रेसेस मिले थे, तो वो एक एनालाइजर, यूरेनियम एनालाइजर वाटर सैंपल के अंदर डिटेक्ट करता है, वो टेक्नोलॉजी गई है। मेडिकल फील्ड में भी कई एफर्ट्स हैं जो कि गए हैं, जैसे ओरल कैंसर डिटेक्शन के लिए एक प्रोब बनाया है, फोटो डिटेक्शन प्रोब है वो। देन कैंसर के इसके लिए अपना ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक वो बनाया है, काफी चीप है, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में गया है। और इसके अलावा लैंड लेवलर जो एग्रीकल्चर के अंदर लैंड लेवलिंग के लिए लगता है, स्पेशली जब पेडी वगैरह ये लोग बोते हैं तो दे नीड लेवल, ग्राउंड लेवल, तो वो भी ट्रैक्टर माउंटेड एक सिस्टम बनाई है। अभी रिसेंट ईयर्स में मेरे कलीग्स हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाई है, अगेन क्रायोजेनिक्स प्रिंसिपल पे, लिक्विड नाइट्रोजन प्रिंसिपल पे, एक काफी बड़ा वो बनाया है उन्होंने, पोर्टेबल ट्रक माउंटेबल एक बड़ा सा चेम्बर बनाया है, which can go up to very low temperature, almost -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेशली उसका यूज अभी जैसे कोविड की कुछ वैक्सीन आ रही हैं -72 डिग्री पे, फाइजर वगैरह की जो वैक्सीन है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस प्रकार की सिस्टम लगेगी। तो इट्स बेस्ड ऑन लिक्विड नाइट्रोजन, तो उसमें कोई रेफ्रिजरेटर नहीं लगा है, जस्ट बाय इवापोरेशन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। वो जो टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे थे अपने करियर के शुरुआत में, क्रायोजेनिक्स तो एक चलते आ रही है, कैट के अंदर शुरू से चल रही है, तो उसका उपयोग भी आज हो रहा है, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उसका उपयोग हो रहा है। ये स्पिन ऑफ है उसका। पीपल कैन ट्रांसपोर्ट वेजिटेबल्स, फिश, जहाँ पे कि पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं उसके लिए जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं दे रन ऑन द डीजल। सो एक रेफ्रिजरेटर को, बड़े ट्रक को चलाना और उसका रेफ्रिजरेटर चलाना कंज्यूम्स लॉट ऑफ डीजल, but if you are running on a liquid nitrogen, you are not using any diesel. Then there's saving also for fuel. So it's a concept. तो इसका मतलब ये है सर कि जो टेक्नोलॉजी आप सब लोग वहाँ डेवलप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में यूज हो रही है। मुझे समझ में आ रहा है कि हेल्थ केयर में स्पेशली उसका बहुत एप्लीकेशंस है। काफी कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि डिफेंस में भी जाई हैं, डिफेंस में गई है, जैसे आपने पेड़ी की बात की, एग्रीकल्चर में उसका यूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रही है। तो कई बार जो लोग ये सवाल करते हैं कि अरे हम तो एक गरीब देश हैं और हमको ये सब टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है, इस पे हम क्यों काम करते हैं। आई थिंक उन लोगों के लिए एक जवाब है कि जो हम उन लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं वो देश को कहीं ना कहीं प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए उनका उपयोग होता है। कहीं ना कहीं उनका भी उपयोग होता है, क्योंकि द प्राइमरी मैंडेट इज समथिंग एल्स। प्राइमरी मैंडेट इज टू डेवलप a good research facility। बिल्कुल, लेकिन उनका टेक्नोलॉजी या बट उनका स्पिन ऑफ से है उनके, और उसकी भी एक प्रोविजन दे रखी है डिपार्टमेंट ने कि उनको कैसे ट्रांसफर करें इंडस्ट्री पे। तो उसका भी बाकायदा एक तरीका है, उसके प्रोटोकॉल्स हैं। तो इंडस्ट्री वाले लोग भी जो आज यहाँ सुन रहे हैं वो आगे बढ़कर बात कर सकते हैं। मतलब ऐसे फूड इरिडिएशन के ऊपर भी एक एक्सेलेरेटर काम कर रहा है इंदौर में, टेस्ट फैसिलिटी में, जिसका रिसेंटली अभी काफी अच्छा काम चल रहा है उसका। इसमें स्पाइसेस या जो फूड आइटम्स हैं दे आर रेडिएटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉन और एक्सरेज टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। उनका जनरेशन खत्म करते हैं तो यू कैन इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। तो उसके ऊपर भी एक एक्टिविटी अभी चल रही है मंडी के पास। तो आई थिंक एनीवन हु हैज ए गुड विजन, वो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने जो काम किया है उसके माध्यम से कई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कई बहुत बड़े वेंचर शुरू कर सकते हैं, एंड इट कैन हेल्प द सोसाइटी एट लार्ज। या इंडस्ट्री हैंडशेकिंग जो होता है, इंडस्ट्री एंड लैब हैंडशेकिंग होता है, वो अभी काफी शुरू हुआ है। बिल्कुल, और उसकी सख्त जरूरत है उसकी। ओके, तो सर मैं ये समझा हूँ कि आपने आरआर कैट की स्थापना की, छोटे से 25 लोगों के दल से अब इतना बड़ा बना, आप जाके उसके डायरेक्टर भी बने, पर
वो कैसे बने डायरेक्टर, वो सवाल सबके मन में है कि वो कौन सा मंत्र है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक साइंटिस्ट के रूप में आपने दुनिया के कई दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के साथ काम किया है, कई देशों की सैर भी की है, तो उससे संबंधित कोई संस्मरण आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस रिसर्च में काम करते हैं, कि दुनिया की दूसरी लैब्स में क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आपके अपने प्रोग्राम्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं अपने डिपार्टमेंट के, और उसमें क्या कमियां हैं हमारी, हमें क्या क्या चीज़ें डेवलप करना है, सो दैट हम उनकी लाइन में खड़े हों, उनके बराबरी में खड़े हों, या एटलीस्ट उस लाइन में खड़े हों जो डेवलप कंट्रीज हैं। क्यों डेवलप कंट्रीज हैं? बिकॉज दे आर डेवलप्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो उनको मिला है, एज मिला है, और हमने चूंकि उनके कंपैरिजन में लेट शुरू किया है, तो ये एक एक्सपोजर हमको मिलता है व्हेन वी गो अब्रॉड। और लकीली आई गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज टू विजिट रशिया, टू विजिट जापान में मैं 1 साल रहा हूँ। वहाँ के हाई एनर्जी फिजिक्स एक लेबोरेटरी है टोक्यो के पास में, वहाँ पे मुझे 1 साल रहने का मौका मिला है। एंड काफ़ी एडवांस लेबोरेटरी है वो, वन ऑफ द टॉप लेबोरेटरीज ऑफ एशियन कंट्रीज, कई के नाम है उसका, हाई एनर्जी एक्सीलरेटर रिसर्च फैसिलिटी। इसके अलावा मुझे सर्न में जाने का मौका मिला है टू सी द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, और मैं इजराइल गया हूँ, चाइना गया हूँ, यूएस गया हूँ, और कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया हूँ। तो काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला, कई लोगों को सुनने का मौका मिला, उनके रिसर्च पेपर, उनसे डिस्कशन करने का मौका मिला। तो वो सब चीज़ें काफ़ी मदद किया उन्होंने टू डेवलप फैसिलिटीज इन हाउस, टू गेट मोर क्लियरिटी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या फैसिलिटी डेवलप करना चाहिए, सो दैट आने वाले समय में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो कैसे डेवलप करें। तो उससे काफ़ी मदद मिली मुझको। ओके, तो मुझे ये बताइए, तो क्या जो साइंटिफिक दुनिया है उसमें ये ओपननेस है, ये खुलापन है कि एक देश के वैज्ञानिक के साथ दूसरे देश के वैज्ञानिक अपनी बात, अपनी जो राय है और अपनी जो उनकी जो डिस्कवरीज हैं वो शेयर करते हैं, साझा करते हैं? कॉन्फ्रेंसेस, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं जहाँ पे कि पब्लिश इंफॉर्मेशन होती है, लोग चूँकि पब्लिश करते हैं, तो वहाँ तक तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पर जो अंदर के जो वो हैं जो ट्रिक्स हैं, या जो अंदर के हार्ड फैक्ट्स हैं, वो समझने में टाइम लगता है। उसके लिए आपके पास में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी फैसिलिटीज जब तक डेवलप नहीं हो, तो उसकी जो फाइननेस है डेवलपमेंट की, वो तब तक नहीं सीख पाते जब तक कि हम फिर उसको अपने यहाँ पे एस्टेब्लिश करके, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम नहीं मिलता है। यू कैन डिस्कस, यू कैन सी थिंग्स, बट देन दैट्स एन एक्सपोजर, यू गेट इट, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, एक ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट मिलता है। डिस्कशन तो होता ही है, कॉन्सेप्शन तो कम से कम समझ में आता है कि हम वेयर वी आर लेकिंग, वेयर वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर फैसिलिटी, आवर स्ट्रेंथ, सो वो उसका एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। तो मुझे एक चीज बताइए, आप जापान में 1 साल रहे हैं, बाकायदा पूरा 1 साल वहाँ रहे हैं जी, और उसका आपके ऊपर प्रभाव अभी भी है। आपके पीछे कुछ जापानी फूल मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे बताइए कि जापान में 1 साल रहने का अनुभव कैसा रहा और उससे क्या सीखने को मिला जो हमको सीखना चाहिए? कई चीजें हैं जो उस एक्सपोजर के अंदर मुझे सीखने को मिली, समझने को मिली है, अदर देन द साइंटिफिक साइड। जो एक तो उनका वहाँ पे उनकी लैंग्वेज और उनकी कंट्री के प्रति जो उनका जो एक डेडिकेशन है, अपने कल्चर के प्रति जो उनका वो है द रिस्पेक्ट, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आपको शुरू में तो काफ़ी रेजिस्टेंस लगता है, क्योंकि यू डू नॉट नो जापानीज लैंग्वेज। वो लोग सब आपस में जापानीज लैंग्वेज में ही बात करते हैं नॉर्मली, लिखते भी वो मोस्टली जापानीज स्क्रिप्ट जो उनकी है, काताकाना, हिरागाना एंड कुछ ओल्ड चाइनीज कैरेक्टर यूज करते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू लर्न विद इन 1 ईयर द जापानीज स्क्रिप्ट। बट कई चीज़ें देखने को जो मिली है वो उनकी एक तो जो टाइम, ऑफ कोर्स सब लोग जानते हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कीपिंग टाइम, एंड जो उनके कल्चर में है दैट टू डेवलप द सोसाइटी। काफ़ी डिस्कशन होते हैं वहाँ पे हर चीज़ में, चाहे आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, चाहे आप लैब में हैं,
चाहे स्कूल में बच्चे, चूंकि मेरे 2 बच्चे थे जो जापानीज स्कूल में जाते थे पढ़ने, तो उनकी तरफ जो टीचर्स हैं, उनका जो डेडिकेशन है, the kids are considered as a national property वहाँ पे। ओके। सो उनको क्या डाइट देना है, उनको क्या वैक्सीनेशन लगना है, उनके यदि ये वो डिसाइड करते हैं, स्कूल डिसाइड करती है। यू टू ओनली कट ए चेक, आपको जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन देना है। दे डोंट आस्क यू कि उसको आज वैक्सीनेशन लगना है या उसको क्या डाइट देना है। और कुछ भी तकलीफ होती है तो दे टेक केयर ऑफ द किड फर्स्ट। आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई उसको बुखार था तो हमने ये दे दिया है डॉक्टर को बुला के। स्कूल में जब ये लोग रहते हैं, काफी समय स्कूल में बिताते हैं वो लोग, 6-7 घंटा, छोटे क्लास से भी। एंड दे पे गुड अटेंशन ऑन द कम्युनिटी बिल्डिंग। सब साथ में स्पोर्ट्स कराते हैं और they try to maintain even in education they try to maintain a level, a common they bring everyone to a common platform। ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि उनके यहाँ पे जो ट्रस्ट है एक दूसरे के प्रति, वो कहीं ना कहीं स्कूल में से शुरू होता है। और स्कूल उनकी वो लेबोरेटरी है जहाँ पे वो अपने कल्चर को क्रिएट करते हैं, कल्चर को स्ट्रेंथन करते हैं, एंड दे टीच देम हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी विद हार्मनी। ओके, तो ये तो हुआ सर स्कूल। अब मुझे बताइए कि जो वर्क कल्चर है, जो लेबोरेटरीज है जहाँ आप सीखने के लिए गए थे, वहाँ पे क्या काम अलग तरह से होता है या नहीं? काम तो साइंटिफिक में भी यू कैन सी, ऐसा ही सेट कि कुछ भी काम करने के पहले और बाद में दे हैव ए मीटिंग, दे हैव ए गुड डिस्कशन कि हमको क्या करना है। और उसके अलावा जो प्रोफेसर होते हैं वहाँ पे, चूंकि नेशनल लैब थी ये, तो वहाँ पे उनके जो प्रोफेसर होते हैं दे आर लाइक ए गार्जियन टू द यंगर रिसर्चर्स। और वो पहले कहीं कुछ हो जाता है तो वो घर में पहले, बाद में इन्फॉर्म करते हैं, पहले अपने प्रोफेसर को इन्फॉर्म करते हैं। प्रोफेसर इज somebody who's very respectable in Japan, in Japanese culture. You can say highly respectable person is a teacher। जैसे जापानीज में उनको बोलते हैं सेंसे, और वो जब भगवान का नाम लेते हैं तो कहते हैं दाई सेंसे, महागुरु। जब अपने ईश्वर को याद करते हैं तो दाई सेंसे हो गया। तो गुरु एक तरह से ईश्वर का ही एक ईश्वर का एक रूप मानते हैं वो लोग, और बहुत रिस्पेक्ट है। मैं यहाँ पे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में भी हम बोलते हैं कि गुरु तो भगवान का रूप होता है, तो क्या ये कहने के लिए होता है या सचमुच में? अब शायद कहने के लिए ज्यादा हुआ है, पर वहाँ पे अभी भी उसका, चूंकि ये कल्चर हमारे यहाँ से भी कई कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर गया है वहाँ पे, और हो सकता है बेसिकली जापानीज कल्चर ना हो के शायद इंडिया से उस समय इन्फ्लुएंस हुआ है जब बुद्धिस्ट कल्चर गया है हमारे यहाँ की, कई लोग जब गए हैं वहां से जो लोग आए हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारा जो एशियन कल्चर जिसको मैं बोलूंगा, वो जो कि हमारे यहाँ पे भी हुआ करता होगा, शायद पहले गुरुकुल वगैरह चलते थे, तो शायद वो था। अब शायद वो अब धीरे धीरे हम ज्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तो सर मुझे एक चीज बताइए कि जो वैज्ञानिक तौर पे जो आपने सीखा जापान में जाके, वो अपनी जगह पर उसके अलावा कौन सी सीख आप जापान से वापस लेकर आए जो आपके दिल में रह गई? एक तो जो उनका जो वर्क क्वालिटी है, जो डेवलपमेंट की जो क्वालिटी है, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। एक ये चीज वहां से देखने को मिली थी कि एंड दे वर्क वेरी हार्ड। There is no time limit if the work has to be completed. There is no time. I've seen some of my young fellows there, even spending 24 hours in the lab, days together. They have their pajama and a toothbrush in the laboratory and a small sofa kind of thing, couch. ज़्यादा लेट हो गया तो वहीं सो गया, सुबह उठ के फिर से शुरू हो गए। So चूंकि मैं भी ऑन कैंपस ही रहता था, तो I used to run my program and go late in the night. कभी देखता था तो देख रहा हूँ कि 2 बजे रात को भी उनकी लाइट जल रही है, और सुबह जब मैं 9 बजे गया तब भी उनकी कमरे में बैठे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं वो जो डेडिकेशन है काम, बहुत ज्यादा वो एक देखने को मिला, जो कि हमारे यहाँ पे कुछ लैब्स में देखने को मिलता है, बट उस इंटेंसिटी में नहीं देखने को मिलता है। कुछ लोग हैं करते हैं, अपने यहाँ पे भी करते हैं, बट वो जो इंटेंसिटी है विद द नंबर, वो इंटेंसिटी हमारे यहाँ शायद कम देखने को मिलती है। पर मेरे ख्याल से 1 या 2 लोगों से वो नहीं होगा, वो तो जब तक वो कल्चर में हमारे वो बात ना आए, और छोटे छोटे
लेवल पर हम सब लोग छोटे छोटे सेंटर अपने आसपास बना के वो कोशिश कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से कर भी रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में भी मेरे ख्याल से आज हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो लोगों के एफर्ट्स हैं जो जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब जैसे एपीजे कलाम साहब का नाम मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाया, इस तरह से लोगों को इंस्पायर किया कि ये देश में बड़े बड़े काम साइंटिफिक लेवल पर हो सके। जी हाँ। और मेरे दिमाग में सवाल भी है कि क्योंकि आपने भी अब इतने बड़े स्तर पर काम किया है, तो कभी कलाम साहब से या दूसरे बड़े वैज्ञानिकों से मिलने का मौका आपको मिला है? बिल्कुल, कलाम साहब आए हैं, 2-3 बार आए हैं इंदौर में, कैट में विजिट किया है उन्होंने, और काफ़ी उनको सुना है, उनके टॉक्स हुई हैं यहाँ पे कैट के अंदर। जब वो प्रेसिडेंट से रिटायर हुए उसके बाद भी आए हैं, पहले जब वो डीआरडीओ में थे तब भी आए हैं, स्पेशली हम लोगों की लैब में भी विजिट किया था उन्होंने। और बहुत सिंपल सरल इंसान, जब उनसे आप बात करते हैं तो लगता है, बट ही इज अ थिंकर, ही इज अ ड्रीमर। जैसे उन्होंने कहा है कि वन हैज टू ड्रीम एंड डेडिकेटेड, काफी डेडिकेटेड इंसान रहे हो। आई थिंक ड्रीमर एंड एग्जीक्यूटर, दोनों, ऑफ कोर्स, ड्रीमर एंड डूअर, क्योंकि ड्रीम बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बट आंख खोल के ड्रीम करते हैं, so and I think that makes a lot of difference. तो अब मुझे आप चीज बताइए, अब मैं आपको उस सवाल पे आ रहा हूँ कि सर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं देश में जो बहुत टैलेंटेड हैं और हमारी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, और आप भी डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हुए हैं, और कई लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे होंगे। मुझे समझना ये है कि एक तो साइंटिफिक उपलब्धियां होती है, पर दूसरा एक जिसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंट की या कैरियर की भी अपनी एक उपलब्धियां होती है। तो आप जो डायरेक्टर के पद पर पहुंचे, सब लोग वहां नहीं पहुंचे, तो ये कैसे संभव हुआ? वो कौन सी बातें हैं जिनके कारण आप आरआरकेट के उस मुकाम पे पहुंचे जहां पहुंचने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को? आप जैसे मैंने कहा था कि शुरू से आई वाज लकी टू गेट सर्टेन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद में गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट माई सेल्फ एक्सपोज टू वेरियस इंटरनेशनल फैसिलिटीज। हमारे जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं डिपार्टमेंट के, जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को मुझे एहसास हुआ उनका। और जब मैं बाहर जाता था तो वो चीज़ें मैं देखता था, डिस्कस करता था, आके कोशिश करता था कि यहाँ पे रेगुलर मैनर चीज़ें डेवलप हों, यहाँ पे डेवलपमेंट फैसिलिटी हमारे यहाँ पे फ्यूचर एक्सेलरेटर्स के लिए हो, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी एक अच्छी फैसिलिटी अपने साथियों के साथ में मिलके कैट में डेवलप करी है। और ये एक रेगुलर प्रोसेस रहती है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, कई डायमेंशंस होते हैं उसके, और उनको धीरे धीरे आप डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सो आई वाज लकी टू हैव ए फैंटास्टिक टीम विथ मी, फैंटास्टिक वर्क, गुड एक्सपोजर, एक डायरेक्शन मिला था। और चूंकि हमारे यहाँ पे मेरिट प्रमोशन पॉलिसी होती है, सो हर साल आपका अप्राइजल होता है, आपने इस साल में क्या काम किया है, उसका जब आप लिखते हैं वो फिर उसको वेरीफाई करते हैं, उस बेसिस पे प्रमोशंस मिलते हैं। हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल है। और आई वाज लकी, एज आई सेड, आई वाज लकी टू गेट गुड जॉब डन विद माय टीम, और अच्छी फैसिलिटीज हुई है, अच्छा रिकॉग्निशन मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से, डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं। तो वो एक करियर में बिल्टअप होते गया ग्रेजुअली। एंड मैं जो समझ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो पहला प्रमोशन था जो बहुत जल्दी मिला, उसका भी कहीं योगदान होगा, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं और शुरू में ही आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, इट गिव्स यू मोमेंटम, वो एक मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है। एंड देन देयर आर एक्सपेक्टेशंस, यू हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ, एंड देन द एक्सपेक्टेशंस आर देयर इन द सीनियर कलीग्स आल्सो, कि भाई दौड़ने का मौका मिलता है। और क्योंकि आप पहले आगे निकल जाते हैं और आपको बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मिलती है, अगर आप से काम करते हैं तो आप और भी जल्दी से तेजी से थोड़ा सा फास्ट हो जाता है आपका करियर पाथ। जी हाँ, मैं इस बात को अंडरलाइन इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे जितने दोस्त इसको सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे आज, कल, परसों, साल भर बाद, कि अपने करियर की शुरुआत में आई थिंक वो लीप लेना बहुत जरूरी है, और उस वक्त अपना काम बहुत दिल से करना,
और उसमें जान लड़ा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं करियर की तो वो शुरुआती 1 साल 2 साल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 2, मैं जो समझ रहा हूँ आपकी बात से, आपने कहा कि जब आप बाहर जाते थे तो उन टेक्नोलॉजीज का अध्ययन करते थे जिनकी हमारे यहाँ पर जरूरत, जो हमारे रोड मैप में कहीं ना कहीं है। तो आपके संस्थान के रोड मैप में है, इस देश के रोड मैप में है, वो जो फ्यूचर सिनेरियो जो आपने कहा कि 20 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक थिंकिंग और पॉलिसी बनती रहती है डिपार्टमेंट के अंदर, इन डिपार्टमेंट्स में वो टारगेट्स होते हैं। हाँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी व्यक्तिगत इंटरेस्ट, आपके खुद की जो सीखने की चाहत और आपके डिपार्टमेंट और देश की जो जरूरतें हैं वो जब अलाइन हो गई, क्योंकि एब्सोल्युटली परफेक्टली वेरी वेल समराइज्ड एंड कंपोज्ड, तो ठीक है, तो ऑटोमेटिक तरीके से वो मौके मिलते चले गए, क्योंकि जो बनाना है अगर आप वही सीख के आए हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहला मौका आपको मिलेगा। और फिर आप जब वो काम करेंगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो एक लाइमलाइट में हम आते हैं। एंड आई थिंक दैट्स ए ग्रेट लर्निंग। और सर, आज आपने इतने सारे मिथक तोड़े हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम जो समझ रहे थे कि बहुत पढ़ाकू होंगे सर, ऐसा नहीं है। हमेशा टॉप करते थे या वो 90% लाते थे, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम एक बैलेंस लाइफ जी के जिंदगी को एंजॉय करके भी कुछ बड़े काम कर सकते हैं, अगर हमारे जो की एरिया है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसमें हम लगातार कंसिस्टेंटली कुछ न कुछ सीखते रहें। मेरे ख्याल है सर, ये कंसिस्टेंटली एक विषय को सीखना आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। हम सब दोस्तों के साथ ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मुझे जो समझ में आया कि आप दंगल लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे, तो अगेन वो मिथक जो है ना कि अरे वैज्ञानिक तो ऐसे होते हैं, वो तो गया सर, कहाँ गया मुझे पता नहीं। और सबसे मुझे आश्चर्य इस बात पे हुआ कि वो देवास गेट का जो बस स्टैंड बन रहा था वहां पे आपने प्रोजेक्टाइल पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम में से कुछ लोग हैं जो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कुछ अलग गतिविधियों में भी रहे होंगे तो घबराने की बात नहीं है। जब हम चेत गए तब हम चेत गए और हम आगे बढ़ जाएंगे। चौथी बात मुझे समझ में आई कि जो किताबें हम वहाँ पढ़ते हैं, जो टीचर्स ने पढ़ाया है, वो काम आता है, वो बहुत काम आता है, स्पेशली जब आप उसी सब्जेक्ट में जाते हैं। अगर हम अपना कैरियर ही चेंज कर लेते हैं तो अलग बात है, पर अगर आप इंजीनियरिंग में रहेंगे तो जो आपने सीखा है वो काम आएगा। क्योंकि अक्सर कई बार लोग क्या कहते हैं, कह रहे जो तुमने कॉलेज में सीखा वो कुछ काम नहीं आता। आई थिंक ये बात इस मायने में कही जाती है कि वर्क कल्चर अलग होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, या जब हम साइंटिफिक वर्ल्ड में जाते हैं वर्क कल्चर अलग होता है कॉलेज के कल्चर से। कॉलेज में आपने सेशनल 2 दिन बाद दिया तो कभी कभी टीचर आपको मान लेते हैं, लेकिन जब आप असली दुनिया में जाते हैं और विज्ञान की दुनिया में खासतौर पे जहाँ पे एक सेकंड का महत्व है, धमाके हो सकते हैं, या आप जब परमाणु क्षेत्र में काम करते हैं तो जिंदगी दांव पर लगी होती है, वहां पर वर्क कल्चर। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किताब में जो पढ़ा है वो तो काम आता है, तो जो बचपना किया इंजीनियरिंग में वो काम नहीं आता है, वो अलग तरीके से सीखना पड़ता है। तो सर, आपसे इतनी बात करने के बाद मुझे याद आ रही है रिचर्ड फेनमैन साहब की, जो बहुत बड़े पहुंचे हुए नोबेल लॉरेट्स हैं, और उनकी जो आत्मकथा है जिसमें उन्होंने दोस्तों आप सब लोग, मेरा कहना है कि वो किताब जरूर पढ़िए, You must be joking, Mr. Feynman, I think. Yeah, are you joking, Mr. Feynman? Yes. Are you joking, Mr. Feynman? क्योंकि वो एक बहुत गजब की किताब है जो हमको बताती है कि एक वैज्ञानिक किस तरह सोच सकता है, किस तरह हो सकता है। तो सर, आज आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने जैसे कहा मिथक तो टूटे ही, साथ में ये भी समझ में आया कि हमारे ये संस्थान कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना गजब का काम। और मैं हमारे जो इंजीनियर दोस्त हैं उनसे ये अपील करूंगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अपील करूंगा कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इन संस्थानों में जाइए,
क्योंकि यहाँ पर आपको वो करने का मौका मिलेगा जो कई बार बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में भी नहीं मिलता, क्योंकि जो फैसिलिटीज हैं, विज्ञान की फैसिलिटीज हैं और इतने सारे वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसका एक जो मजा है वो एक अलग है, वो जो सेल्फ ग्रोथ है वो अलग है। और आज हम आपको देख रहे हैं, मेरे पास एक सवाल और आया है, और वो सवाल ये है कि कॉलेज के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या आप कॉलेज के बच्चों को, कॉलेज के टीचर्स को, बच्चे छोड़िए, कॉलेज के टीचर्स को आप मेंटोर कर सकते हैं? क्या कॉलेज के साथ गतिविधियों में हम आपको शामिल कर सकते हैं? जी हाँ, दो प्रकार से हमने कॉलेज को अभी तक भी सॉर्ट ऑफ रिमोट मेंटरिंग किया है। इनविटेशन जाता है अपने कॉलेज से, कई बार अपने प्रोफेसर्स फोर्थ ईयर फाइनल स्टूडेंट्स को लेके आए हैं, उनकी विजिट ऑर्गेनाइज हुई है कैट के अंदर, और एक रेगुलर साइंस डे मनाया जाता है। तब भी कई साल उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं, पार्टिसिपेट किया है। और जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है, चूंकि मैं रिटायर हो गया हूँ, आई वुड लव टू गो एंड टू आवर कॉलेज एनी टाइम व्हेन they can find a slot. I can address to students, I can address to teachers also. Sir, it will be my pleasure also to interact with. Sir, it will be a pleasure. It will be a pleasure and a privilege for all of us. I'll be very happy to spend time with them. Absolutely, anytime. मुझे लगता है जो भी कॉलेज की फैकल्टी इस बात को सुन रही है, और प्रिंसिपल साहब को मैं इस सेशन के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जोशी सर हमारे साथ वहाँ आने के लिए तैयार हैं, इंटरेक्शन के लिए तैयार हैं। और सर ये एक तरह से ये लॉटरी खुलना बोलते हैं इसको, मैं अगर बोलूँ तो एक तरह की लॉटरी है। नहीं सर, ये दिस इज व्हाट वी कैन लिटिल पे टू आवर्स टू इंस्टीट्यूट ना, तो खैर हमारा अपना कर्तव्य भी है, यदि हम किसी काम आ पाते हैं अपने इंस्टीट्यूट के तो बहुत अच्छी बात है। तो सर बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। और आखिरी के 1 या 2 मिनट हमारे जो लोग आज हमारे इस चैट में शामिल हैं, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो सर के लिए बोल सकते हैं। लोगों ने ऑलरेडी लिखा है इससे, हाँ काफी लिखा है, पर वो चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आई कुड नॉट गो थ्रू द चैट, बट मे बी यदि ये चैट मुझे मिल जाएगी तो आई कैन रिप्लाई इफ देयर आर सम क्वेश्चंस। बिल्कुल सर, और जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपकी तरफ भेजूंगा। हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ। तो अभी आपकी अगर इजाजत हो तो हम इस सेशन को यहाँ पर अगर पॉज दें आपकी इजाजत से। प्लीज, I really enjoyed. This is the first sort of so-called interview I have given in my life. Okay. And sir, so, it's a personal, more personal than the technical part. टेक्निकल तो हम लोगों ने बहुत कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किए हैं, टॉक्स दिए हैं, बट इस प्रकार की चर्चा शायद मेरे अपने जीवन में पहली बार हो रही है। तो सर तो आई रियली एंजॉयड इट। और आपको मैं पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करता हूं आपकी और आपकी टीम को, और स्पेशली आपको जो जितना आपने इस काम के लिए, संवाद के लिए जो समय दिया, अपने रिसोर्सेस डेडिकेट किए हैं, यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, उसको अलग करके भी आपने इतना डेडिकेशन से ये जो चला रहे हैं आप संवाद, आई रियली हैट्स ऑफ सर। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और पर हमको जो सीखने को रियली अप्रिशिएट, आई मीन आप जो आप माध्यम बने हैं हमारे जीईसीयू संवाद के, वो काफी बड़ा काम कर रहे हैं आप हमारे अपने एल्यूमिनाइज के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए। सर आपका सैल्यूट यू फॉर दैट। आपका स्नेह बना रहे, आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे। और तो आपकी इजाजत से मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ बात खत्म करते हैं, मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पर रोकते हैं, पॉज लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि हम फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे, मुझे पक्का। जी हाँ, अवश्य। मैं भी आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैंने करीब 100 वेबिनार तो किए होंगे, होस्ट किए होंगे, लेकिन आपसे बात करके मुझे जो अनुभव हो रहा है वो एक अलग अनुभव है। और इट्स माय प्लेजर। वो एक अलग अनुभव है, और मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है और कुछ नई चीजें सीखने को मिली है। तो हम आपके पास फिर लौटते रहेंगे सर, जी हाँ, और सीखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। शब्बा खैर दोस्तों, फिर मिलेंगे तो यहाँ पर हम
आज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुनीत, थैंक यू वेरी मच। इट्स ए प्रिविलेज सर, ए प्लेजर